पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा बच्चों, देखिएगा टोटल में 20-25 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको ईसीजी के 2 भागों के अंदर। लिख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। इन ईसीजी फाउंड इन फ्लैट पी वेव वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज एबनॉर्मल विच टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक? बताइए किस तरह के हार्ट ब्लॉक को बताती है इस तरह की ईसीजी? यस बेटा, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिएगा आप उसे कर भी सकते हैं, बस तैयार होने की जरूरत है। थैंक यू बेटा मिलन यादव। चलेगा बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेटा, पूरे वर्ल्ड के अंदर से एडमिशन है और आप मानोगे नहीं 200 तो आदमी ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एम्स में लगे हैं वो पढ़ते हैं बेटा नॉलेज के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा, नोट सेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नोट सेट 2000 सॉरी माफी चाहता हूं 2020-21 मत कह देना, बहुत सारे पकड़ने वाले लोग हैं। नोट सेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा ये पूछा गया बेटा ईएसआईसी में, ईएसआईसी में, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ी लैंग्वेज बदल के। चलेगा, जवाब दे दीजिएगा। इन ईसीजी फाउंड इन फ्लैट पी वेव, आपकी देखो नॉर्मल ईसीजी में क्या होगी, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को दर्शाती है। ये होगी पी क्यू आर एस और टी, यही पढ़ते हैं अपन। ये कह रहा है कि पी वेव तो फ्लैट है, क्लियर है, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, वाइड हो गया। इस तरह की ईसीजी आ रही है। कौन सा डिग्री का हार्ट ब्लॉक बेटा? यस बेटा, यस, बहुत बढ़िया जवाब। ऐसा नोट, एवी नोट, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक? बताइए, बहुत सारे लोग बी जवाब दे रहे हैं। अच्छा बताइए, बी जवाब देने वालों का गलत जवाब है। पवन, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां पवन के लिए बेटा, बहुत बढ़िया जवाब पवन, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है बेटा। नोटसेट आपका पलक फावड़े बिछाए, राइट आंसर जा रहा बेटा सेकंड हार्ट ब्लॉक में, सेकंड डिग्री का हार्ट ब्लॉक बेटा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा? मॉर्बिड सेकंड बेटा, क्या बोलते हैं इसको? मॉर्बिड सेकंड बोलते हैं बेटा, क्लियर है। तो सेकंड डिग्री का जो हार्ट ब्लॉक होता है बेटा, उसके अंदर इस तरह की आपका बेटा, बहुत लोगों का गलत है बेटा, सेकंड डिग्री का फ्लैट तो पी वेव और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो एब्नॉर्मल लगा बेटा। ऐसे क्लियर और नॉट है, दिस इज द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्लियर है। इसी कैसे दिखेगी देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, एक पहला थ्योरी पढ़ा दी, देखो प्रैक्टिकल ऐसे ईसीजी पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि ये किस डिग्री का हार्ट ब्लॉक है, तो दिस इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अरे कैसा ब्लॉक है, और हार्ट ब्लॉक अपन पहले पढ़ चुके हैं, हार्ट ब्लॉक अपन पढ़ चुके हैं, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बेटा। तो देखिएगा, देखो ये तो हो गई फ्लैट तो पी वेव, ये देखो फ्लैट पी वेव, और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, वाइड हो गया। ये देखो इस तरह की ईसीजी देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी इमेज आ जाए, ये पूछे कि किस तरह का हार्ट ब्लॉक है, तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है बेटा। यस बेटा, थैंक यू मीनू। यहां तक को डाउट है, जिंदगी में अगर हेल्थी कंपटीशन नहीं होगा और पढ़िएगा, दिन भर पढ़ते रहिएगा, 7-8 घंटे रोज पढ़िएगा, शाम को एक अच्छा दोस्त बनाइएगा, उस अच्छे दोस्त के साथ शाम को आधे घंटे डिस्कशन कीजिएगा, कुछ वो नई जानकारी आपको देगा, कुछ आप जानकारी दोगे। पूरे 10 घंटे पढ़ लो या 1 घंटे दोस्त के साथ डिस्कशन कर लो अगर पढ़ाई के बारे में, तो आपके बेटा सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जब दोस्त आपसे पूछेगा और आपको जवाब नहीं आएगा था, या उसको जवाब आएगा, तो आपको जीलेसी होगी, वो जीलेसी की भावना आपको क्या करेगी, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा लेकिन तुम्हारे दोस्त को आएगा, तो तुम्हें जीलेसी होगी और तुम उसको कंपीट करने के लिए पढ़ोगे। दिस इज हेल्थी कंपटीशन, दिस प्रमोट टुवर्ड ए पॉजिटिव एनर्जी, एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज गिव ए बेटर रिजल्ट, क्लियर है। या तुम्हें आ रहा है, तुम्हारे दोस्त को नहीं आ रहा, तो वो चलेगा थोड़ा सा और वो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, तुम्हारे साथ मेहनत करेगा, तो डाउट क्लियर होंगे। इसलिए शाम को एक अच्छा दोस्त बनाइए, 1-2 दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ने की बात आए और राधा कैसी थी, राधा के क्या अफेयर था, उसकी बातें करने लग जाए, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। वो दोस्त चाहिए जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, क्लियर बच्चों। तो ये तो बात होगी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। धमाक से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, धमाक से बेटा, धमाधम वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, लाइक करना नहीं भूले बेटा, धमाधम बेटा, धमाधम वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, चलिए बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोकैलिमिया? बताओ हाइपोकैलिमिया में किस तरह की ईसीजी फाइंडिंग होगी बेटा, बताइए। हाइपोकैलिमिया, सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन डिक्रीज होगा कितना बेटा,
3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा। क्लियर बच्चों, 3.5 से कम हो जाना हाइपोकैलेमिया कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर बच्चों, नॉर्मल जो होता है पोटेशियम लेवल होता है बेटा वो 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है बेटा। इंट्रासेलुलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है ये, और कार्डियक सिस्टम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल भी कौन होता है बेटा? अरे कार्डियक सिस्टम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल भी कौन सा होता है आपका? यही पोटेशियम ही होता है बेटा। अच्छा क्लियर और नॉट? तो कितना लेवल अगर हाइपोकैलेमिया होगा तो ईसीजी में क्या चेंज होंगे, दिमाग से कमेंट कीजिएगा। तो अपन ने पढ़ा था बेटा, क्लियर बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट का प्रोलॉन्ग होगा बेटा। यस बेटा, क्लियर बच्चों, आपका एसटी सॉरी क्लियर बच्चों, एसटी सेगमेंट का तो डिप्रेशन होगा। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा आपका, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। इज इट क्लियर और नॉट? और क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसटी सेगमेंट का क्या देखने को मिलेगा बेटा? अरे एसटी सेगमेंट का क्या देखने को मिलेगा? और डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट का क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? और क्या होगा, कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है? इसके अलावा पीआर प्रोलोंगेशन होगा। पीआर का क्या होगा? प्रोलोंगेशन होगा। इनवर्स टी वेव होगी, याद करो मैंने सब बताया था। टी वेव कैसी होगी बेटा? इनवर्स देखने को मिलेगी। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ईसीजी में एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी। हालांकि एबनॉर्मल यू वेव किसको बताती है? स्लो पिपलरी रिपोलराइजेशन को, रिलैक्सेशन को बताती है। तो एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी। हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीशिया में याद आ रहा है, फीवर के केस में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी में एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलती। तो ऐसे ईसीजी में चेंज होंगे। दमादम वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यस बेटा, तो यहां पे देखिएगा टेंटेड टी वेव, टेंटेड का मतलब उठी हुई, तो ये तो गलत है क्योंकि टी वेव कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। टेंटेड का मतलब उठी हुई होती है इस तरह से, जबकि यहां पे क्या होती है? उल्टी होगी, तो ये गलत है। दूसरा एसटी सेगमेंट का डिफरेंस, ये आंसर सही है बेटा, बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर बेटा, बी इज द राइट आंसर। वाई बेटा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एसटी सेगमेंट का क्या देखने को मिल रहा है? डिप्रेशन। वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, हाइपरकैलेमिया में होता है। और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल भी होगा, पीआर प्रोलॉन्गेशन होगा, लेकिन बेटर आंसर क्या जाएगा बेटा? एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होगा। अजर क्लियर और नॉट? तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है बेटा। अरे रखना कि नहीं रखना, यहां तक। हालांकि प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल भी होगा, लेकिन बेटर आंसर क्या जाएगा? एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे बेटा। अजर क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर बच्चों? अरे को डाउट बच्चों? तो राइट आंसर जाएगा बी। यस बेटा, ये देखिएगा ईसीजी में, देखिएगा ये नॉर्मल ईसीजी है, पी वेव है आपका बेटा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये नॉर्मल टी वेव। देखिएगा बेटा, ये देखिएगा इस तरह से, ये क्यू और ये एसटी जो सेगमेंट है बेटा, देखो ये एसटी सेगमेंट यूं जाके फिर यूं आना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट ही क्या हो गया आपका बेटा? डिप्रेशन हो गया एसटी सेगमेंट का। ये एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो रहा है। क्लियर बच्चों? क्या कहलाता बेटा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ड्यूरेशन ऑफ टी वेव इन ईसीजी। बताइए ईसीजी में टी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। दमादम लाइक और शेयर ठोक दे बच्चों, ताकि बाकी के लोग भी लाइव आ जाए। बताइए ड्यूरेशन ऑफ टी वेव इन ईसीजी, बताइए बच्चों, सबका ड्यूरेशन बता दीजिएगा एक ही बार में। बताइए बच्चों, देखो पी वेव जो आती है वो किसकी वजह से आती है? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से। पढ़ चुके अपन एक एक चीज। टी वेव एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से आती है, और जो आपका पी वेव जो होती है इसका ड्यूरेशन कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो डाई बॉक्स कितना बेटा? डाई इंटू डाई बॉक्स, तो बेटा आपका 0.12 सेकेंड, सॉरी 0.10 सेकेंड। क्लियर है? डाई इंटू डाई का होता है ना बॉक्स, और आपका डिफ्लेक्शन जो होगा वो बेटा 0.25 मिली वोल्ट का आपका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, डाई इंटू डाई बॉक्स। तो ये तो होगी पी वेव। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस बेटा, क्लियर है? क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स आता है बेटा, ये होता है 0.06 से लेके आपका बेटा 0.06 से लेके 0.10 तक, यानी डाई बॉक्स के आसपास बेटा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर आती है क्यू वेव कितनी होती है? 0.04 सेकंड की होती है बेटा, क्लियर है? और 0.2 मिली वोल्ट के इक्वल होती है आपका बेटा। 1 इंटू 2 बॉक्स होते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लगभग 1.5 से 2.5 बॉक्स के इक्वल होता है बेटा, क्लियर बेटा? फिर आती है टी वेव। बताओ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से या आपका सिस्टोल से आता है, क्लियर बच्चों? फिर आती है टी वेव। अरे कौन सी वेव? टी वेव पढ़ाता है बेटा
इस तरह से तो डिफ्लेक्शन होता है 7 स्मॉल बॉक्स और ऊपर की तरफ 5 स्मॉल बॉक्स, तो कितना हो गया 7 इंटू 0.04 करोगे तो लगभग 0.28 या 27 आपका बेटा मिली सेकेंड के आसपास। तो यहां पे आंसर क्या जा रहा है, सॉरी सेकंड के आसपास, तो 0.10 से लेकर 0.27 सेकंड के आसपास रहती है क्या टी वेव बेटा, क्लियर है। और टी वेव किसको दर्शाती है, आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को या रिपोलराइजेशन को या डायस्टोल को दर्शाती है। अगर क्लियर और नॉट बेटा, अबे कमबख्त तो टी वेव पूछ रहा है, ये टी वेव पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, टी वेव पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या जाने वाला आपका 0.10 से लेकर 0.27 सेकंड के इक्वल होगा। यस बेटा, अगर क्लियर और नॉट, सो राइट आंसर गोज टू टी वेव। और टी वेव किसको दर्शाता है, टी वेव बटा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को या वेंट्रिकुलर डायस्टोल को दर्शाता है। अगर क्लियर और नॉट, पी वेव कितनी होती है तो 0.10 सेकंड की होती है बेटा, 0.10 सेकंड की, क्लियर है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.06 से लेकर 0.10 सेकंड तक, क्लियर बच्चों। और आपका क्यू वेव है वो 0.04 सेकंड या 0.2 मिली वोल्ट का आपका नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, और पी वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा कितना 0.5 मिली वोल्ट का, और टाइम जो ड्यूरेशन है आपका एक्स एक्सिस पे वो 0.27 यानी 7 स्मॉल बॉक्स के आसपास होता है बेटा, 0.27 सेकंड के आसपास। सो राइट आंसर गोज टू हियर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, बी आंसर इज बेटर। ये देखिएगा बच्चों, ये पी वेव है 1, 2 और 2.5 बॉक्स के अकॉर्डिंग, ये तो हो गई वेव, ये क्यूआरएस, ये क्यू वेव नेगेटिव है आपका 0.04 यानी एक स्मॉल बॉक्स, और इस तरह से, और यहां पे 2 बॉक्स हो सकते हैं, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लियर है। और ये टी वेव बेटा, ये यहां से शुरू हो रही है टी वेव, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग बेटा 7 स्मॉल बॉक्स के इक्वल है। और एक स्मॉल बॉक्स कितने के इक्वल होता है, एक स्मॉल बॉक्स होता है 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड, तो 7 इंटू 0.04 करोगे तो 0.28 सेकंड आएगा। तो एवरेज बेटा 0.10 से लेकर 0.28 सेकंड तक या 27 सेकंड तक क्या हो सकती है बेटा, आपकी क्या हो सकती है बेटा, टी वेव हो सकती है। और इस तरह से 1 2 3 4 और 5, लगभग 4 से 5 पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गए यानी 0.5 मिली वोल्ट के। सर क्लियर और नॉट बेटा, अरे को डाउट है बच्चों, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को दर्शाती है। अगर क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से जवाब दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। करता करे न कर सके गुरु करे सो होई, 3 लोग खड़े में गुरु से बड़ा न कोई होई। थैंक यू बेटा, थैंक यू पंकज। रामदयाल बेटा 0.20 का नहीं होता, 0.10 से लेके 0.27 सेकंड तक होता है। कहां से पढ़े हो आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रमेश इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्ट्रिप शो, एक कोई रमेश नाम का पेशेंट है, उसकी ईसीजी की स्ट्रिप देख रहे हो, तो उसमें क्या देख रहे हो, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट इज 110 बीट पर मिनट, यानी उसकी जो हार्ट रेट है एट्रियम और वेंट्रिकल की दोनों की हार्ट रेट कितनी है, 110 बीट पर मिनट है। द पीआर इंटरवल इज 0.14। देखिएगा ये पी वेव, पी क्यू आर एस, और ये टी वेव, देखना इस तरह से, ये पी और ये आर, इस दोनों के बीच में जो इंटरवल है, ये इंटरवल क्या कहलाता है, पीआर इंटरवल। और ये नॉर्मल कितना होता है 0.10 से लेकर 0.20 सेकंड तक, यही होता है पीआर इंटरवल। आरे पास में बेटा, तो यहां पे पीआर इंटरवल कितना 0.14 सेकंड, यानी नॉर्मल है पीआर इंटरवल। पहली बात तो ये दिमाग में बना लो। दूसरा कह रहा है सेकंड, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेजर 0.8 सेकंड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कितना होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.06 से लेकर 0.10 सेकंड तक आपने पढ़ी रखा है, यानी 1.5 से 2.5 बॉक्स, तो 0.08 का मतलब नॉर्मल है। तो ये भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, नॉर्मल है। 2 बातें ठीक हो गई। एंड द पीपी एंड आरआर इंटरवल आर रेगुलर, और पी या आरआर इंटरवल रेगुलर है। आरआर इंटरवल रेगुलर है मतलब 0.8 सेकंड का होता है आरआर इंटरवल। दो अलग अलग ईसीजी बीट के अंदर जो आर वेव के अंदर जो अंतर होता है वो आरआर इंटरवल कहलाता है। और ये कितना होता है नॉर्मल, नॉर्मल कितना होता है 0.8 सेकंड के आसपास। अगर क्लियर और नॉट बेटा, अरे कितना, ये मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहाँ पे, 0.8 सेकंड के आसपास होता है। ये लो 0.8 सेकंड के आसपास, क्लियर बेटा, 8 सेकंड, क्लियर बच्चों 8 सेकंड के आसपास, तो ये रेगुलर है। तो बताओ इसको क्या इंटरप्रेट करोगे, किस तरह का एरिथमिया। अब ये सब आपको आते हैं तभी, हार्ट रेट ज्यादा है टेकिकार्डिया में, चलो एक बात तो सिद्ध हो गई। पीआर इंटरवल 0.14 है मतलब नॉर्मल है, क्लियर। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.08 है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है, और पीपी और आरआर इंटरवल नॉर्मल है। तो बताओ किस तरह का आपका बेटा ईसीजी होगी। देखिए बेटा, साइनस ब्रेडिकार्डिया,
साइनस टेकिकार्डिया, साइनस डिसरिथमिया या नॉर्मल साइनस, तो साइनस डिसरिथमिया तो होगा ही नहीं, ये तो गया ऑप्शन से बाहर आपका। दूसरा साइनस रिदम, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हार्ट रेट कितनी है 110 से अपन ने पढ़ा था बेटा, अरे हार्ट रेट कितनी है 110, और ब्रेडिकार्डिया होगा नहीं। कई बार आपको क्वेश्चन नहीं आता ना तो एलिमिनेशन मेथड, इसे क्या बोलते हैं एम्स में, एलिमिनेशन मेथड, बहुत तेजी से फैसला लेना होता है। देखो साइनस डिसरिथमिया तो है नहीं, कहीं पे भी रिदम एबनॉर्मल नहीं है। दूसरा ये नॉर्मल रिदम भी नहीं है, नॉर्मल साइनस रिदम ये भी नहीं है क्योंकि हार्ट रेट 110 है, आउट। तीसरा ब्रेडिकार्डिया नहीं है क्योंकि हार्ट रेट कितनी बेटा 110, तो बचा क्या साइनस टेकिकार्डिया, तो राइट आंसर क्या जाएगा साइनस टेकिकार्डिया। तो कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता ना बेटा तो भी आप क्लियर बच्चों, अरे यहां तक को डाउट है बच्चों तो यहां तक ध्यान रखना बेटा, आपका 0 पॉइंट क्लियर है बच्चों। तो राइट आंसर गया आपका बी बेटा, राइट आंसर कितना गया बेटा बी, इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों, को डाउट है दीपिका, चले आगे। तो दिस इज साइनस टेकिकार्डिया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि साइनस टेकिकार्डिया में ईसीजी कैसी होती, तो ये देख लो बच्चों साइनस टेकिकार्डिया में ईसीजी इस तरह से होती बेटा। साइनस टेकिकार्डिया के अंदर बेटा देख लो सेम ऐसी ईसीजी आती है, और ये बेटा एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, इमेज डाल दी सेम ऐसी और पूछा कि किस तरह की ईसीजी है, तो ईसीजी किस तरह की बेटो, दिस इज साइनस टेकिकार्डिया, और ईसीजी इस तरह की बेटा, ये देखिएगा, ये देखो क्या क्या चेंज होते हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं क्रैश कोर्स में और रेगुलर बैच में, तो वहां से आप देख सकते हो बेटा। अगर क्लियर नोट, इस तरह की ईसीजी दिखाई दे रही है, दिस इंडिकेट्स साइनस टेकिकार्डिया। को डाउट है यार, आगे बढ़े, चले आगे, जय श्री राम बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा तो लेते रहना है, बस पढ़ाई में ढीला नहीं बरतनी है। चलेगा, नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा बच्चों। यस, आरआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लाइंट इज वेयरिंग कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटर, किसी पेशेंट के ईसीजी इलेक्ट्रोड लगा के कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग पे लगा देते अपन, क्लियर है, विच बिगिन टू साउंड इट्स अलार्म, क्लियर है, और जो कार्डियक मॉनिटरिंग पे लगा रखी तो अलार्म से साउंड की आवाज आ रही है, अलार्म बज रहा है, कोई इंडिकेशन है। द नर्स सी नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्स ऑन द स्क्रीन, विच इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। कोई पेशेंट को आपको क्या लगा रखा बेटा, कोई पेशेंट है उसको क्या लगा रखा आपने कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग में, सीसीएम बोलते हैं, यानी इसीसे इलेक्ट्रोड लगा के कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटर पे लगाते थे, जो जिनको बेटा कार्डियक रिस्क होती है, जिनकी एंजियोग्राफी होने वाली है, या जिनका कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर वगैरह हो गया, पीटीसी वगैरह हो गया बेटा, पीसीआई वगैरह हो गया, तो उनको अपन, या जो रिस्क में है उनको अपन क्या रखते हैं बेटा कार्डियक मॉनिटरिंग पे लगा के रखते हैं। नर्स ने देखा कि उसका जो मॉनिटर है उसके अंदर कोई वेव नहीं आ रही, तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या है। ये क्वेश्चन बेटा वापस एम्स, जिसमें हम जोधपुर आए थे, एम्स जोधपुर के अंदर बेटा 2017 के अंदर आ चुका है। अजर क्लियर और नॉट, अरे कोई डाउट है बताइए, बताइए। तो कई बार क्या होता है लीड डिस्प्लेस हो जाती है, लीड के पहला ऑप्शन कह रहा है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसकी जरूरत नहीं है, पहले चेक तो करो कि गड़बड़ तो नहीं है मशीनरी में, या आपके इलेक्ट्रोड पुल तो नहीं हो गए, या आपकी लीड हट तो नहीं गई, क्लियर है। कॉल द कोड, कोड बुलाने की जरूरत है नहीं आपको, क्लियर बच्चों, क्लियर। प्रेस द रिकॉर्डर बटन टू द इलेक्ट्रो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। राइट आंसर क्या करना बेटा, क्लियर है। चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट, पहले लीड को देखिए कि सही लगी हुई नहीं। कई बार क्या होता है पेशेंट हिलता है तो लीड डिस्प्लेस हो जाती है, तो मॉनिटर पे क्या आती है फ्लैट लाइन आती है। अब पेशेंट नॉर्मल है और फ्लैट लाइन आ रही है, तो ऐसा नहीं डॉक्टर को बुलाने भाग रहे हो, पहले लीड को देखना है, वरना डॉक्टर आके पहले सुन में झाड़ेगा। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाए। तो राइट आंसर गया कौन सा, डी बेटा, राइट आंसर गया यहाँ पे डी। ये रहा आपका बेटा क्या, कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीन लाइन किसको दर्शाती है, तो ग्रीन लाइन बेटा आपका हार्ट रेट को, ये अलग अलग होती है। एम्स के एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा कि बेटर आंसर क्या रहेगा, ग्रीन लाइट। क्लियर बच्चों, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन बेटा आर्टेरियल लाइन है और ये बीपी को बताती है, ये आर्टेरियल लाइन है बेटा। ये आपको देख रहे हो थोड़ी ब्लू ब्लू कलर की टाइप जो आपकी आपका लाइन है बेटा, ये आपका किसको बताती है, SpO2 को, सैचुरेशन को बताती है। इसके अलावा ग्रीन सिग्नल ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, आजकल टेम्परेचर प्रोब भी साथ आते हैं। तो इस तरह से अपन क्या देख सकते हैं बेटा अपन, क्लियर है। तो ये देखिएगा कुछ में हरी 160 हार्ट रेट को बता रही है, कुछ में आपकी अलग अलग कलर के होते हैं, तो कलर पे नहीं जाना, पर ये बार कहीं पूछ लेते हैं कि मॉनिटर में जो पहली जो लाइन है वो किसको दर्शाती, तो हार्ट रेट को। क्लियर बच्चों, दूसरी जो आपकी SpO2 को दर्शा रही, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, दिस इज कार्डियक मॉनिटर। अरे कौन सा मॉनिटर बच्चों, ये
कार्डियक मॉनिटर है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन सा मॉनिटर है ये? कार्डियक मॉनिटर। बेटा देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। और ये तो आप डेली प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, कोविड होने के बाद तो नॉर्मल हो गया ही। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी कमेंट कर दो बच्चों, जल्दी कमेंट कर दो, बताइए। दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट, इन ईसीजी फाउंड इन वाइड पीआर इंटरवल एंड एबनॉर्मल विच टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक। बेटा दुनिया पढ़ाती है, हम आपको सिखाएंगे। पहले थ्योरी पढ़ो, एम्स में थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन तुम्हारे आगे आगे भागेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन ईसीजी फाउंड वाइड पीआर इंटरवल। ईसीजी करी तो पीआर इंटरवल क्या मिला आपको? वाइड। नॉर्मल पीआर इंटरवल 0.10 से लेके 0.20 सेकंड, यानी पीआर इंटरवल वाइड है, इसका मतलब 0.20 सेकंड से क्या है? ज्यादा पीआर इंटरवल। क्लियर है? तो किस तरह का हार्ट ब्लॉक है बेटा? किस तरह का हार्ट ब्लॉक है बताइए? क्लियर बेटा? वाइड पीआर इंटरवल है तो किस तरह का हार्ट ब्लॉक है बच्चों? ऐसे नोड में ब्लॉक है, एवी नोड में ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है? बताइए। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। सेकंड डिग्री तो है ही नहीं यहाँ पे, सेकंड डिग्री में तो फ्लैट पी वेव और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता तो वो तो होगा ही नहीं। थर्ड डिग्री के अंदर तो कुछ शो ही नहीं होगा आपको। एवी नोड ब्लॉक, एसए नोड ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक? बताइए। तो राइट आंसर जा रहा बेटा, जल्दी से कमेंट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया बेटा हनुमान, निखिल बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया निखिल, हनुमान का भी बहुत बढ़िया जवाब। राइट आंसर जा रहा है सी को, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को बताता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर क्या पड़ा? पीआर इंटरवल ज्यादा होगा बेटा, बड़ा हुआ होगा। पीआर इंटरवल ज्यादा है, इसका मतलब हार्ट ब्लॉक हो रहा है, इंपल्सेस हो रही। और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का क्या मतलब बेटा? हार्ट रेट तो वही रहेगी, लेकिन उनके जो डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। हार्ट रेट 100 की 100 रहेगी, या जैसे 60 है तो 60 रहेगी, लेकिन उनका डिलीवरी टाइम क्या हो जाएगा? कम। बहुत बढ़िया आंसर बेटा जयेश। सो राइट आंसर गोज टू सी, राइट आंसर। और ये देखिएगा ईसीजी कैसे दिखेगी, आराम से देख लो बेटा। ये देख लो आपका पीआर जो इंटरवल है बेटा, ये वाइड हो रहा है। ये देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, और ये देखिएगा ये पी वेव और ये आर वेव। तो ये जो पी वेव है इस तरह से आ रही है, और ये पीआर इंटरवल है 0.20 सेकंड से या 0.2 सेकंड से, या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 बड़े बॉक्स से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सॉरी 4 छोटे बॉक्स से, बड़े से नहीं, 4 छोटे बॉक्स से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के ईसीजी के चेंज होंगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है। ये बेटा ईएसआईसी में, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन है प्रीवियस बेटा, जल्दी कमेंट कर दो दिमाग से। मिनी किंग बेटा अगर कोर्स लेते हो तो आपका जल्दी पूरा हो जाएगा बेटा। ऑलमोस्ट एक बार तो कोर्स हो गया, वापस शुरू होने वाला कोर्स ऑलमोस्ट हो गया, केवल ईएनटी ड्यू है। और आपका तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, और लाइव तो रोज मिल ही रहे हैं आपको। जल्दी कमेंट कीजिएगा। इन ईसीजी फाउंड द टू शेप पी वेव विच एबनॉर्मलिटीज। एक ईएनटी और रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ाना तो कभी भी पढ़ा दूंगा, चलेगा बच्चों। इन ईसीजी फाउंड इन टू शेप पी वेव विच एबनॉर्मलिटी। टू शेप पी वेव, इस तरह की पी वेव याद करो। टू शेप पी वेव, बिल्कुल सही जवाब जा रहा आपका, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। एट्रियल फिब्रिलेशन में, सॉरी एट्रियल फ्लूटर में बेटा, एट्रियल फिब्रिलेटर में। एट्रियल फिब्रिलेशन में तो फिब्रिलेटरी या ऑसिलेटरी पी वेव आती है, या ऑसिलेटरी पी वेव। तो बिल्कुल बेटा एट्रियल फ्लूटर वाली घटना में, एट्रियल फ्लूटर में बेटा एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की रेट 250 से लेके 350 बीट पर मिनट तक होगी, लेकिन 350 से ज्यादा नहीं जाएगी। और इसके अंदर बेटा टूथ शेप पी वेव देखने को मिलेगी, क्योंकि पी वेव एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से आगे तो टूथ वेव देखने को मिलेगी। और ये बेटा ये एट्रियल फिल्ट्रेशन की वजह से आपके थ्रोम्बस बनने का खतरा रहता है, तो एमआई का खतरा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का या स्ट्रोक का खतरा रहता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी घटना या कौन सा डिसीज में आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोरोनरी एम्बोलिज्म या कैरोटिड एम्बोलिज्म कर सकता है, क्या थ्रोम्बस बना सकता है। तो एट्रियल फ्लूटर, यहाँ पे एट्रियम बहुत तेजी से फड़फड़ाएगा, तो यहाँ के एंडोकार्डियम जो होती है उससे क्या होंगे बेटा? टूट टूट के क्लोट बनेंगे और आपके थ्रोम्बस बना सकते हैं। तो एट्रियल फ्लूटर, और एट्रियल फ्लूटर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या पड़ी थी? याद कीजिएगा। एट्रियल फ्लूटर में ड्रग ऑफ चॉइस, जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों। अरे एट्रियल फ्लूटर पढ़ा रहा हूं बेटा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं पढ़ा रहा हूं। बताइए, बहुत बड़ा जवाब। ड्रग ऑफ चॉइस बताओ एट्रियल फ्लूटर में। एक ही क्वेश्चन में 2-3, ये एसएनए का जलवा। एट्रियल फ्लूटर में बेटा एथमोलोल नहीं बेटा, सही पढ़ो कंजना, एस्मोलोल। यस, बीटा ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस एस्मोलोल देंगे बेटा। बीटा ब्लॉकर आती है, ये 50 mg के आसपास देते हैं अपन यहाँ पे। क्लियर बच्चों? ये देख लो बेटा, इस तरह की ईसीजी आती है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो।
ये सेम की सेम इमेज वापस एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ईएसआईसी का क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन है, सीएचओ में तो सीधा पूछा गया इमेज, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। किस तरह की पी वेव होती है देखो, ये देखो बेटा, टूथ शेप पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टूथ शेप पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टूथ शेप पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टूथ शेप पी वेव, ये देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी केवल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखते हैं और पी वेव टूथ शेप देखने को मिलती है। अगर क्लियर और नॉट, इस तरह की ईसीजी आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो समझना कि ये क्या है, एट्रियल फ्लूटर है। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए, बता दीजिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, बताइए। और दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा। यस, पी वेव नॉट मिजरेबल बेटा, सीएचओ में नहीं आया बेटा, सीएचओ में तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इमेज बेस तो नोट सेट में आता है, मुझे ही पता है। लक्ष्मण, लकी, एट्रियल फिब्रिलेशन में बेटा ऑसिलेटरी या फिब्रिलेटरी पी वेव आती है इस तरह से, उतार चढ़ाव वाली, टूथ शेप नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक क्लाइंट है चेस्ट पेन रेटेड 8/10 पॉइंट विजुअल एनालॉग स्केल। क्लियर बच्चों, 10 पॉइंट का विजुअल एनालॉग स्केल, VAS विजुअल एनालॉग स्केल किसको नापता बेटा? पेन को। और पेन क्या है बेटा? आपका सब्जेक्टिव डाटा है। अरे कैसा डाटा है? सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा। और ये 5th वाइटल साइन है। अरे पेन कौन सा साइन है बेटा? 5th वाइटल साइन। क्लियर है। और 6th जो वाइटल साइन होता है वो होता है SpO2। फर्स्ट जो वाइटल साइन होता है वो होता है टेम्परेचर। क्लियर है, आरिबाज में टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर बीपी और फिर रेस्पिरेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन, फर्स्ट होता है टेम्परेचर, 5th होता है वाइटल और 6th होता है SpO2। तो कह रहा है कि विजुअल एनालॉग स्केल आपका पेन असेसमेंट स्केल है बेटा, जो आपका बेटा पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाते हैं अपन। तो 10 पॉइंट का उसमें से 8 मिले, यानी इसको सीवियर पेन है। क्लियर है। एक क्लाइंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और कैसा सीवियर पेन है, 8 स्कोर मिला, मतलब सीवियर पेन है बेटा। क्लियर है। और ध्यान रखा, अगर यू पूछे कि फर्स्ट वाइटल साइन कौन सा होता है? टेम्परेचर, सेकंड पल्स, तीसरा TPR रेस्पिरेटरी रेट और चौथा बीपी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी रेट, पर सबसे पहले कौन सा देखते हैं? टेम्परेचर। दूसरा 5th वाइटल साइन पेन होता है और 6th क्या होता है? SpO2। क्लियर बच्चों। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि पेशेंट को सीवियर पेन है, 8 मिल रहा है VSS स्कोर। क्लियर है। 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिवील ST सेगमेंट एलिवेशन। 12 लीड ECG करी तो ST सेगमेंट का क्या मिला? एलिवेशन। और ST सेगमेंट एलिवेशन किसको दर्शाता है? मायोकार्डियल नेक्रोसिस को दर्शाता है। अरे किसको दर्शाता है? मायोकार्डियल नेक्रोसिस या इन्फेक्शन को दर्शाता है, MI को, हार्ट अटैक को दर्शाता है। इन द इंफीरियर लीड एंड ट्रोपोनिन लेवल आर रिलेटेड। और ट्रोपोनिन कार्डियक मार्कर है, तो मतलब ST सेगमेंट भी रिलेटेड और ट्रोप टी का लेवल या ट्रोप आई का लेवल भी बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दिस क्लाइंट दिस टाइम? तो बताओ, इस तरह की घटना ECG में ऐसा देखूंगा तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या है? ये क्वेश्चन बेटा, ये प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन, ये क्वेश्चन आते हैं एम्स में कम से कम 50 से 60। और ये केवल बेटा SNA का सिखा सकते हैं, या जो एम्स में काम कर चुके हैं या जिन्होंने एम्स क्लियर किया वो करवा सकते हैं। स्लाइडो वालों के, नॉन स्लाइड के बस की बात नहीं है। चलेगा बच्चों, चलेगा बच्चों। और एक बात और कह दूं बेटा, नर्सिंग को नर्सिंग वाला ही पढ़ा सकता है, ये डॉक्टरों की MBBS की बस की बात नहीं है। नर्सिंग ही पढ़ा सकता है, नर्सिंग वाला। सिलेक्शन लेना तो नर्सिंग वाले से पढ़े, जहां आपकी इच्छा वहां पढ़िएगा। बताइए, ये बेटा किसका इंडिकेशन है? तो ये MI का इंडिकेशन है सब कुछ। मॉनिटर डेली वेट एंड यूरिन आउटपुट। तो वेट और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, लेकिन इतना प्रायोरिटी नहीं है। ये अगर हार्ट फेलियर होता तो ये प्रायोरिटी होता, तो ये ऑप्शन तो गया आपका। परमिट अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटेशन बाय फैमिली एंड फ्रेंड। तो कार्डियक अरेस्ट आया तो इन्फेक्शन वाली बात तो है नहीं। यहाँ इन्फेक्शन भी होगा तो 24 घंटे बाद, और इतना बड़ा रिस्क नहीं है, तो फ्रेंड को और इसको विजिटर को नहीं करना, उल्टा अलाउ करना है, ताकि वो अपनी फीलिंग दे, स्ट्रेस कम और MI का अटैक आने के चांस, री अटैक आने के चांस कम हो। प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन ऑन मेडिकेशन एंड डाइट। तो इस कंडीशन में ST सेगमेंट का एलिवेशन और हार्ट अटैक आया तो पेशेंट डरा हुआ है, अब तुम उसको उस समय समझाओगे तो ज्यादा समझ नहीं पाएगा। डिस्चार्ज के समय फिर भी टीचिंग दे सकते, तो ये भी आंसर नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा बेटा? पेन प्रायोरिटी है, 10 में से 8 है। और पेन की वजह से क्या होगा? टेकिकार्डिया, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो वापस हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा वेरी इंपोर्टेंट, रिड्यूस पेन एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? अगर इस तरह का आर्ट्स कह रहा है तो पहले तो क्या करना है? पेन को रिड्यूस करना है। पेन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो कौन सी पोजीशन देनी है? सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। फिर ऑक्सीजन देनी है, वो भी फिजिशियन कहे तब।
और फिर कौन सी ड्रग यूज करते हैं, मॉर्फिन सल्फेट बेटा। ट्रीटमेंट पेन किलर ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट ओपोइड एनाल्जेसिक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसके अंदर, एमआई के केस में। और दूसरा क्लियर है, पेन को कम करेंगे, जो क्या होगा, दर्द होता है तो गहरी गहरी सांस लेते हो, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पेन को कम करेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, और पेशेंट को रेस्ट कराना। सो बेटर आंसर इज डी। क्लियर बच्चों। आईपीडी का रिकॉर्ड बेटा 15 साल तक और ओपीडी का बेटा 5 साल तक रखते हैं। क्लियर बच्चों। सॉरी सुन लेना, माफी चाहता हूं, वापस बता रहा हूं, इसका आंसर सुन लो फिर आंसर देता हूं। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो 4 जाएगा बेटा। क्लियर, रिड्यूस द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है, कौन से रिकॉर्ड को कितना रखते हैं तो लिख लेना, ओपीडी रिकॉर्ड रखते हैं बेटा 5 ईयर तक, देख लेना। आईपीडी रिकॉर्ड रखते हैं 10 साल तक सेव करके रखते हैं। क्लियर है, और मेडिको लीगल जो केसेस है एमएलसी वो 15 साल तक अपन सेव करके रखते हैं हॉस्पिटल में। क्लियर, ओपीडी आईपीडी और एमएलसी ध्यान रखना। ओपीडी जो रिकॉर्ड है, ओपीडी रिकॉर्ड है वो 5 साल तक, आईपीडी रिकॉर्ड 10 साल तक, और मेडिको लीगल केसेस में आप 15 साल तक रखना बेटा। और ध्यान रखना ये जो रिकॉर्ड होते हैं हॉस्पिटल की, पेशेंट की फाइल, ये किसकी संपत्ति होती है तो ध्यान रखना हॉस्पिटल की संपत्ति होती है, पेशेंट की नहीं होती, ध्यान रखना। मेडिकल जो रिकॉर्ड जैसे आप वाइटल साइन, नर्सिंग प्रोग्रेस नोट, डॉक्टर प्रोग्रेस नोट्स, ये सब किसकी संपत्ति होती है, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। अगर पेशेंट को चाहिए तो वो किससे, और ये किसके अंडर में होती है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के आपके अंडर में होती है बेटा, एमएस के अंडर में होती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है ना एमएस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उसके अंडर में होती है किसी भी हॉस्पिटल की। तो अगर ये पेशेंट को चाहिए ना तो उसको ओरिजिनल नहीं मिलेगी, फोटोकॉपी मिलेगी, और लेटर उसको किसके नाम लिखना पड़ेगा, किसके नाम, एमएस के नाम लिखना पड़ेगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो किसके अंडर में होती है, एमएस के अंडर में होती है। किसकी प्रॉपर्टी थी, हॉस्पिटल की। ये क्वेश्चन आ चुका है सारे के सारे। ओपीडी 5 साल, आईपीडी 10 साल, और मेडिको लीगल केसेस को 15 साल तक फाइल को स्टोर करके रखना पड़ता है, डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो आपने पूछ लिया, आपको आंसर मिल गया बेटा मंजू। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिएगा बच्चों, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बेटा। एसएन एकेडमी और इधर सिलेक्शन मशीन से पढ़ रहे हैं, आगे में नहीं लेना है। क्लियर बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा जल्दी से, दमादम जवाब दे दीजिएगा बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। और सीखेगा पढ़ना क्या है बेटा, उस तरह के क्वेश्चन मत पढ़िए जो आपने कभी पढ़े नहीं, जैसे पेरिंजाइटिस लेरिंजाइटिस पढ़ा दूं और एग्जाम में कुछ नहीं है। क्वेश्चन वो पढ़िए बेटा जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, या जो एम्स का पैटर्न है वो पढ़िएगा। बहुत सारों को मैंने क्या देखा, जैसे मैंने क्या घोषणा कर दी कि मैं एनक्लेक्स पढ़ा रहा हूं। अबे कमबख्त, तो एनक्लेक्स से क्वेश्चन आते हैं क्या सारे ही? एनक्लेक्स से क्वेश्चन आते हैं तो मैं बेवकूफ हूं क्या, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, कहां से क्वेश्चन लाके पढ़ा रहा हूं। एनक्लेक्स पढ़ा दूंगा, 2 मिनट का काम है, मुझे A to Z पूरी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एनक्लेक्स याद है। एनक्लेक्स से क्वेश्चन नहीं आते बेटा, केवल एनक्लेक्स से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनक्लेक्स को 100 बार घोट के पी गए और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट एनक्लेक्स से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, आपकी थ्योरी और बेस क्लियर होना जरूरी है बेटा। अगर क्लियर और नोट, तो मैंने बहुत सारों को कहा सर आप एनक्लेक्स क्यों नहीं करवाते हो एनक्लेक्स, मैंने कहा एनक्लेक्स से क्वेश्चन करा सकता हूँ, पूरी एनक्लेक्स पढ़ाऊंगा तो तुम्हें तो वैसे ही पल्ले नहीं पड़ेगी, इतनी तो वो टफ लैंग्वेज में। दूसरा, एनक्लेक्स से क्वेश्चन आते ही नहीं, बंदी हो गए, वो जमाना गया तब एनक्लेक्स से क्वेश्चन आते थे। अगर क्लियर और नोट, तो केवल एनक्लेक्स पढ़ने से सिलेक्शन होता है या किसी गाइड को सोल्व करने से सिलेक्शन होता है, तो मैं बेटा 50 गाइड है और 100 बुकें रेफर नहीं कर रहा होता, 10-10 घंटे खुद पढ़ नहीं रहा होता। तो अपना तरीका बदलिएगा बेटा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आपको कम आता है, इसलिए होता है कि आप स्मार्ट स्टडी करते हो, आप जानते हो कि पढ़ना क्या है। और अभी फ्रेशर बच्चों के लिए जो हाल ही में बीएससी नर्सिंग के जो पास आउट होने के लिए बेहतरीन मौका बेटा, मेरी बात सुन लो। एक और होता क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यूट्यूब वगैरह पे क्या फ्री के वीडियो देखते हैं, रोज 9 बजे लाइव लेंगे, अपन 10 का 40 कर लेंगे, 10 का 50 कर लेंगे, आता कुछ नहीं है। फिर एंजाइटिस का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा देंगे जो आपने कभी सुना ही नहीं और एग्जाम में आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता, एग्जाम में ये पैटर्न चलता है, ये पी वेव टी वेव ये पूछता है एम्स। क्लियर बच्चों, और ये एनक्लेक्स के क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हाल ही के जो हमने एग्जाम दिए और अपने दम पे बनाए। समझे मेरी बात? क्लियर बच्चों? अरे एनक्लेक्स का क्या लेवल, एनक्लेक्स तो छोटी मोटी चीज है अपने सामने, इसलिए कह रहा हूं बुकों के पीछे मत भागो, पढ़ना क्या है वो सीखो। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप पढ़ रहे हो या आपको नॉलेज ज्यादा है, सिलेक्शन इसलिए है कि आपको आना चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर क्लियर और नोट, हम सेलेक्ट इसलिए नहीं हुए कि हमें सब कुछ याद है या सब कुछ याद तो बाद में हुआ, हमें पता था कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। क्लियर है? तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे साहब, मैं तो 150 रुपये में आपको फ्री में एनक्लेक्स पढ़ा दूंगा और एनक्लेक्स से क्वेश्चन आएंगे और नोट सेट तक एनक्लेक्स पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। अबे कमबख्त, पहली बात तो थू गुद गवर्नमेंट लग स्टेट में तो लगे हुए, तुम्हें पता ही नहीं कि नोट सेट एम्स क्या पूछता है, क्योंकि दिल्ली एम्स एग्जाम लेता है, दिल्ली एम्स के आंसर ही अलग है और बहुत सारी वैल्यू एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग नहीं मानता है। तो केवल एनक्लेक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा,
सिलेक्शन तो बेटा आपको मल्टीपल तरह के क्वेश्चन पढ़ने से होगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंजेस सपोर्ट द डायग्नोसिस द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन। कोई एमआई का मरीज है तो बताओ ईसीजी में कौन सा चेंज, अर्ली डायग्नोसिस कौन सी करते हैं, ईसीजी, क्लियर है, और कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक कार्डियक एंजियोग्राफी करते हैं बेटा, क्लियर है, जिसको आपका डुअल टू बलून टाइम बोलते हैं 60 मिनट। तो बताइए एमआई का इंडिकेशन, तो एमआई में अपन ने पढ़ा एमआई के अटैक आने के बाद 2 मिनट के बाद हाइपर एक्यूट टी वेव होगी। अरे कैसी वेव होगी? हाइपर एक्यूट, तो टी वेव होगी बेटा 2 मिनट बाद, क्लियर है। 10 मिनट के बाद एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, अरे किसका एलिवेशन हो जाएगा? तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? फिर आपका बेटा 1 आवर्स के बाद, याद करो 1 आवर्स के बाद एबनॉर्मल क्यू वेव, और एबनॉर्मल क्यू वेव ये लाइफ लॉन्ग रहेगी, अपन ने पढ़ा था, क्लियर बच्चों। और 12 आवर्स के बाद ईसीजी में क्या चेंज होगा? तो टी वेव का इन्वर्जन होगा बेटा। अरे टी वेव का क्या होगा? इन्वर्जन होगा। देख लो किस तरह की ईसीजी, ये पी वेव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एबनॉर्मल क्यू वेव इस तरह से क्यू वेव एबनॉर्मल होगी, और एसटी सेगमेंट का हाइपर एक्यूटेशन, इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्लियर बच्चों। और बाद के अंदर 10 मिनट एसटी सेगमेंट और 1 घंटे में एबनॉर्मल क्यू वेव, और 12 घंटे बाद में ये इस तरह की, ये एबनॉर्मल क्यू वेव लाइफ लॉन्ग रहेगी, और ये टी वेव का इन्वर्जन हो जाएगा इस तरह की, ये टी वेव उल्टी हो जाएगी। तो बताओ पहला ऑप्शन इन्वर्टेड पी वेव, तो ये गलत है, पी वेव का तो कोई असर नहीं पड़ता है। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, तो ये भी फर्क नहीं पड़ेगा। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, और एसटी सेगमेंट का एलिवेशन 10 मिनट के बाद होता बेटा। अगर ईसीजी करते हैं और उस समय फर्स्ट बार ईसीजी करते समय एबनॉर्मल क्यू वेव आ रही है, तो वो प्रीवियस एमआई को दर्शाती है, क्योंकि एबनॉर्मल क्यू वेव पहली बार अटैक आने के बेटा 1 घंटे बाद आती है। अगर पहली बार अटैक आया है और आपने देखा है कि एबनॉर्मल क्यू वेव, तो ये प्रीवियस अटैक को दर्शाएगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, ये तो ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन आपको एनक्लेक्स में नहीं मिलेंगे बेटा, ये आपको प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर उठाने पड़ेंगे, और 100 में से 60 क्वेश्चन पुराने ही आते हैं। केवल एनक्लेक्स पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो मैं 100 किताबें नहीं पढ़ रहा होता, 50 से ज्यादा तो गाइड और रेफर करता हूं, और कोई 101 बुक पढ़ ली मैंने, तब जाके मैं कुछ चीजें निकाल के लाता हूं, क्लियर। आज भी 7-8 घंटे रोज पढ़ता हूं, 7-8 घंटे पढ़ाता हूं, और बाकी का समय ड्यूटी करता हूं। जब भी समय मिलता है 3-4 घंटे सोता हूं, तब जाके कुछ सिलेक्शन के रेशियो बढ़ते हैं, तब जाके 50-45% सिलेक्शन होते हैं। देखिए बच्चों, गुजरात का पेपर हुआ, उसमें 3000 पोस्टें थी, जितने पढ़ने वाले कैंडिडेट थे ना 500 गुजरात के, वो सब लग गए। ऐसे क्लियर और नॉट? क्लियर है। तो ये चेंज होगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? डी। राइट आंसर की जाएगा डी, क्लियर है। आपको पढ़ने का या लक्ष्य नहीं बदलना, पढ़ने का तरीका बदलना है। मंजिल ना मिले तो आपको बेटा टारगेट को चेंज नहीं करना, रास्ते को चेंज करना, मंजिल तो वही रखना है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, सुबह 6 से 1 बजे के बीच। बेटा कोई माई का लाल सोल्व नहीं कर सकता अदर एकेडमी का। आजकल तो कॉपी होने लग गए हमारे क्वेश्चन, हालांकि स्लाइडो वाले कॉपी कर लेते हैं, क्लियर बच्चों? आर्यवाल बच्चों नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, बताइए बच्चों, ये इस तरह का बेटा आपका, इस तरह का आपका परिवर्तन होगा। देखो ये देखो, इसी इस तरह की आएगी, ये इसी देख लेना, ये एमआई की इसी है, क्लियर। इसको समझ लेना, थोड़ी आंखों में रमाना, क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट? ये ईसीजी होती है, एमआई की ईसीजी, एमआई के पेशेंट में ईसीजी होती है बेटा, क्लियर। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, ये देखो एसटी सेगमेंट के एलिवेशन वगैरह हो रहे हैं, क्लियर बेटा। एबनॉर्मल क्यू वेव हो रही है, देखो क्यू वेव एबनॉर्मल हो रही है, देखो एबनॉर्मल क्यू वेव, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन, क्लियर बेटा। हाइपर एक्यूट टी वेव ऐसा देखने को मिलेगा आपको। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज डिस्प्लेड ऑन द कार्डियक मॉनिटर ऑफ ए क्लाइंट एडमिट टू ए टेलीमेट्री यूटर, व्हिच शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी? जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। मीनू भाटी बेटा जवाब दीजिएगा, बताइए बच्चों, अजर क्लियर और नॉट? और ये अपनी स्ट्रेटजीज बदल दीजिएगा कि एनक्लेक्स पढ़ोगे तभी सिलेक्शन हो रहा। मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे हजारों कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब लगाई जिन्होंने आज दिन तक एनक्लेक्स जानते नहीं है, और एम्स जोधपुर में, एम्स दिल्ली में काम कर रहे हैं। एनक्लेक्स खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनक्लेक्स बेटा आपका गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद पढ़ने का समय मिलता है। एनक्लेक्स पहले पढ़ने में बैठोगे तो आपका लाइफ खराब हो जाएगी। एनक्लेक्स पढ़नी है तो केवल एनक्लेक्स में से 2 चीजें पढ़नी है। एक तो एनक्लेक्स के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, उसकी थ्योरी पढ़नी है। और मेडिकल सर्जिकल के अंदर, मेडिकल सर्जिकल में कुछ सिस्टम की थ्योरी पढ़नी है। एमसीक्यू निकालना चाहो तो आपकी इच्छा, बना डायरेक्ट एमसीक्यू के आजकल आड़ा बंद हो गए, हम सोल्व करा रहे हैं आपको। लिपिन कोड मोस्टबी आपका बेटा सोंडर्स के एमसीक्यू वैसे हम सोल्व करा रहे हैं बेटा एनक्लेक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
ventricular fibrillation is displayed on cardiac monitor of a client admitted to a telemetry unit. Which should the nurse do first? पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यहां पे बेटा, यहां पे जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो रेट है बेटा, या वेंट्रिकुलर सिस्टेशन की रेट है, वो 350 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी, या मैं कहूंगा 250 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी। तो यहां हार्ट केवल वाइब्रेट करेगा। हार्ट तुम्हारा क्या करेगा, इतना तेजी से वेंट्रिकल फटकेंगे कि वेंट्रिकल पूरी तरह से कंप्रेस नहीं होंगे। कंप्रेस नहीं होंगे तो पल्सलेस एंड बीपीलेस कंडीशन होगी। और अब पल्सलेस और बीपीलेस कंडीशन होगी। हार्ट 250 बार तुम बीट कराओगे 1 मिनट में, तो 250 बार आपका कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होने में समय लगेगा, तो हार्ट पूरा दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। हार्ट पूरा कंप्रेस होगा तो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ब्लड सप्लाई बराबर रहेगी। लेकिन हार्ट यहां पे क्या करेगा, 250 बार धड़क रहा है, मतलब फड़फड़ाहट कर रहा है। क्या कर रहा है, भरभराहट कर रहा है, केवल कंप्रेस नहीं हो रहा, केवल भरभराहट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, नील, और पल्स आपकी फील ही नहीं होगी। क्लियर बच्चों, पल्स लेस और बीपीलेस कंडीशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बेटा, हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं कर रहा है तो क्या देना बेटा, पंप करना है। सर्कुलेशन को चालू करने के लिए अपन क्या देंगे बेटा, कंप्रेशन देंगे। क्लियर बेटा, तो अपन सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, सीपीआर, और सीपीआर में CABD, सर्कुलेशन मैनेजमेंट, और सर्कुलेशन मैनेजमेंट के लिए अपन क्या देते हैं, कंप्रेशन देते हैं। फिर एयरवे को क्लियर करेंगे, फिर ब्रीथिंग को, और फिर अपन डिफिब्रिलेट करेंगे। डिफिब्रिलेट बाद में आएगा। ऐसे क्लियर और नॉट बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा, अगर पेशेंट को कहीं पे भी वीएफ दिखाई दे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो सबसे पहले आपको सीपीआर देना है, और कुछ देना ही नहीं है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आंसर आ गया, इसका आंसर है बेटा 2। क्लियर है? क्योंकि बात कारण समझ में होगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा तो हार्ट केवल फड़फड़ाएगा बेटा। हार्ट क्या कराएगा, फड़फड़ाएगा। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन डिसरिथमिया इन एमआई के अंदर डेथ विद इन 1 आवर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यहां पे जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो 250 बीट पर मिनट से ज्यादा रहेगी, तो आपका वेंट्रिकल केवल वाइब्रेट करेंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कार्डियक आउटपुट नील होगा, और कार्डियक आउटपुट नील होगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी, कभी भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। यानी वीएफ बहुत डेंजर है, कभी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, सीवियर नेक्रोसिस होंगे, लार्ज एरिया सेल डेथ होगी, तो तुरंत आपको बेटा बीपी और पल्स नहीं आ रही, तो पल्स और बीपी यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कंप्रेशन, फिर आएगा आपका डिफिब्रिलेट लास्ट में। अगर क्लियर और नॉट? तो सबसे पहले अपन सीपीआर देंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा, ये इमेज बेटा एम्स में और नॉर्सेट में कंबाइंड 4th में, नॉर्सेट में ये इमेज पूछी जा चुकी है बेटा। ये इमेज देख लेना, दिस इज द इमेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। पूरी तरह से इरेगुलर ईसीजी, इस तरह की ईसीजी पहचान ही नहीं पाओगे कि पी वेव कौन सी, कि क्यू वेव कौन सी, कि आरएस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन सा, टी वेव यू वेव, कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर इस तरह की ईसीजी आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो तुरंत क्या समझे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ये कम से कम मैंने 3-4 बार खुद ने गवर्नमेंट एग्जाम में इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन को देखा है। क्लियर बच्चों? एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है एनक्लेक्स में। केवल आपको फंडामेंटल की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की, इजी एंटी ट्यूब वगैरह की, और एमएसएन में कार्डियक वगैरह उनकी एक बार थ्योरी निकाल ले, उसको इतना समय देने की जरूरत नहीं। एनक्लेक्स को पढ़ना ही क्या, आप तो बहुत छोटी हो गई एनक्लेक्स। इज इट क्लियर और नॉट?